अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन 12 के पार्ट बी से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में 12 का पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया था, अब 12 का पार्ट बी से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जनाब, तो उसमें हमने पार्ट ए में ये तो निकाल लिया था कि कितने बच्चों के ओरिजिनल बाउंड्रीज के हिसाब से कितने ग्रेड्स बने, कितने बच्चों के क्या ग्रेड्स आए। अब जो उन्होंने कह दिया कि हर बाउंड्री को 10% रिड्यूस कर दिया गया, तो इसका ये मतलब नहीं है जो हम पहले समझने वो कर रहे थे कि 64 का 10% कम हुआ है। ऐसा नहीं है, यानी क्या नाम है 6.4 कम नहीं हुआ है, इस तरह नहीं हुआ है। जबकि ऐसा हुआ है कि 6.64 को स्ट्रेटली हर परसेंटेज को 10% कम कर दिया गया है। -10% इक्वल्स टू 54%। तो अब जो नई परसेंटेज इसके हिसाब से हो गई है, जो 64 हो गई है वो 54 हो गया, और जो पहले 50 थी अब वो 40 हो गई है, जो पहले 36 थी वो 26 हो गई है, तो जो पहले 26 थी वो 16 हो गई है। ठीक है, तो अब हमें इन नए पॉइंट्स को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ में प्लॉट करना होगा, और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ होंगी वो हम अपने पुरानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसमें जितने इजाफा होगा, मतलब उसमें जितने कैंडिडेट्स शो रहे होंगे, तो वो हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑन न्यू बाउंड्रीज के सेक्शन में आ जाएंगे, जो हमने यहाँ पे नीचे मैंने छोटा सा आपके लिए एक टेबल बनाया है। तो फिर इसमें हम चेंज कैलकुलेट कर लेंगे कि पहले कितने थे, ए में 5 थे, अब कितने हैं, तो डिफरेंस कितने का आया, ये हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। 54 है, 40 है, 26 है और 16 है। ये हम यहाँ भी लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहले। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ काम किया हुआ है, अब 54 के हिसाब से हम पॉइंट अगर देखें तो कहाँ बनता है। 54 यहाँ होगी, 50 अगर यहाँ, सॉरी 50 अगर यहाँ बन रहा है तो 54 बनेगा यहाँ। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा, अ, इस जगह पे। क्या पॉइंट आ रहा है इस जगह पे 54 पे, बल्कि यहाँ पहले ही हमने वो लगाया हुआ है ना। 54 पे क्या पॉइंट आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 60, थोड़ा सा ग्राफ हमारा अलग है इस वजह से 64 यहाँ पे आ रहा है, तो इस जगह की वैल्यू आ रही है 64। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल जो थी वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें क्या थी। ओरिजिनल जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो थी, मैं आपको बता देता हूँ, 0, 15, 35, 60। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर्स हमें पता है, तो मैं यहाँ भी नहीं लिख रहा। 75 और 80, तो ये पॉइंट हमें याद है कि ये 75 पे लिया गया, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ 75 से लेके 80 तक, यानी 5 बच्चे थे यहाँ पे। ये जो है डाटा, ये 5 बच्चों का है जो कि ए वाले स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो लेकिन अब जो फाइनल वाली जो वो हो गई है, जो ए लाने वाले बच्चों की परसेंटेज हो गई है, वो अब पॉइंट यहाँ से शुरू होने के बजाय अब यहाँ से शुरू होगा। तो हम यहाँ से देख ही सकते हैं कि 80 और 75 में 5 का फ़र्क था, तो अब यहाँ 64 है, और 64 और 80 में कितने का फ़र्क है, 80 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 16। तो नई वैल्यू ए वाले स्टूडेंट्स की आ गई हमारे पास 16। ये जाके हम वहाँ फिल कर देते हैं, नई वैल्यू हमारे पास आ गई है 16। ठीक है, अब इसी तरह से हर किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर हम जाके उसको चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। जो नंबर ऑफ़ चेंजेस हैं वो शो करा देंगे माइनस में कि प्लस में। ठीक है, अब अगली फ्रीक्वेंसी में बस क्या है, 40। 40 का पॉइंट लगेगा, 40 तो ये रहा सामने ही है। अब 40 पे जो फ्रीक्वेंसी है, एक मिनट, सही है सही। तो हमारी जो नई वैल्यू बी की होगी वो अब कितने पे लगनी है, 50 के बजाय
40 पे लगेगी, यहाँ पे शो हो रहा है 40 पे। तो ये 40 का पॉइंट ये है, ये जो लाइन आ रही है तो मीडियन की आ रही थी, इसको आप इग्नोर कर दें। 40 की लाइन ये है, तो हम देखेंगे कि वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है इसकी, यहाँ 42 है। और बी का अब न्यू पॉइंट क्या है, पहले अब ए कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 64 पे। तो 42 से लेके 64 तक बी है, 64 माइनस 42 इक्वल्स टू 22। तो नई बी की वैल्यू है 22। तो अब हम यहाँ पे फिल कर देते हैं 22। अब इसी तरह से सी कर लेते हैं। सी की ओल्ड वैल्यू, सी की ओल्ड वैल्यू ये है, और हमारी जो 26 पे सी का न्यू पॉइंट है। 26 किधर आएगा, कुछ अंदाज़ा है कि यहाँ पे 30 है अगर, तो ये 22, 24, 26 यहाँ आ रहा है। तो इसका पॉइंट ये आ रहा होगा। और ये क्या बन रहा है, आपका 10 और 15, इसका पॉइंट बन रहा है 15 के ऊपर। तो पुरानी वैल्यू हमारी क्या थी, ज़रा कोई देख के बताए। ठीक है, तो ये सही है हमारा। अब नया पॉइंट जो इसका हो रहा है सी का, वो 26% स्कोर पे हो रहा है यहाँ पे, और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 15 आ रही है। तो लास्ट पॉइंट जो हमारा था, तो मैं ज़रा कलर चेंज करके मार्क कर दूँ, फिर जहन से निकल जाएगा। तो अब हमारा ये पॉइंट आ गया था, ठीक है। अब हमारा सी का न्यू पॉइंट जो है, सी का ओल्ड पॉइंट ये रहा, जो ये इसके पास है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। बी का जो पॉइंट था ये नया, अब नया जो ये रहा, अब सी का नया पॉइंट ये रहा। तो अब इसके दरमियान में 42 और 15 में क्या फ़र्क है, 42 माइनस 15 इज़ 27। ये जाके हम लिख देते हैं उधर। 27। अब डी निकाल लेते हैं। डी की ओल्ड वैल्यू ये रहे 36 परसेंटेज पे पर 35 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब डी की न्यू वैल्यू है 16। तो 16 कम्युलेटिव 16 उसमें निकाल लेते हैं। अगर 10 ये है, 12, 10, 16 यहाँ पे होगी। तो ये इस पॉइंट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली जाए। इस पॉइंट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लगभग बन रही है आपका 9 के करीब बन रही है। हमारे ग्राफ में थोड़ा सा मसला है, 9 के करीब इसकी वैल्यू मान लेते हैं। तो अगर ये 9 है, और पुराना पॉइंट कितने में मौजूद था, पुराना पॉइंट मौजूद है, नहीं सही है ना, पुराने पॉइंट की हमें ज़रूरत ही नहीं, पुराना पॉइंट तो ये था, लेकिन हमें तो अब पुराने सी वाले पॉइंट से करना है ना। अब सी अगर यहाँ से शुरू है, तो डी का अब न्यू पॉइंट अगर ये है, तो आसान हो गई बात हमारे लिए। तो कलर चेंज कर लेता हूँ उसमें वापस से, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 15, और नया पॉइंट है ये 9 पे पॉइंट है ये वाला। तो 15 माइनस 9 होता है 6। अब ये जाके भी हम वहाँ एंट्री कर देते हैं। ये है 6। तो आपने नोटिस करें कि डी वाले कम हो गए, और ज़्यादा मार्क्स वाले ज़्यादा हो गए, कम मार्क्स वाले कम हो गए। अब ई निकाल लेते हैं। ई तो बहुत ही आसान है, ई तो ज़ीरो से निकलेगा। तो ई जो है वो 0 से लेके 9 तक है। जाहिर सी बात है कि अगर डी यहाँ ख़त्म हुआ है 9 पे, तो 0 से 9 तक का ऑप्शन है।
तो 0 से के 9 तक आपका डी है, तो 9 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्कोर्ड ई। अब चेंज निकाल लेते हैं। ए बड़ा आपका, इसको हम डार्क ग्रीन कर लेते हैं, +11। और बी जो है वो आपका +7, और सी जो आपका वो है +2। बाकी सब माइनस में गए हैं, तो राइट से कर लेते हैं, -14, और ये है -6। तो आप पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ हायर ग्रेड्स, इन्होंने पूछे थे कि कितने नंबर ऑफ हायर ग्रेड्स हुए, तो जितने प्लस हुए हैं वो ज़्यादा वाले प्लस हुए हैं, कम वाले तो नहीं हुए, तो उनको आप करके लिखते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ हायर ग्रेड्स इज इक्वल्स टू, जो भी पॉजिटिव में हम सबको प्लस कर दें, 11 + 7 + 2 इज इक्वल्स टू 20। तो ये आपका क्वेश्चन 12 भी हो गया। अब ज़रा हम क्वेश्चन 13 वाला पेज यहाँ लेके आते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन 13, 14, 15 कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो में। ठीक है जी, तो क्वेश्चन 13 बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं, ये वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग टेबल आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ बार चार्ट। ठीक है, ए स्केच अ ग्राफ दैट शोज द शेप ऑफ द डाटा। तो हमें डाटा नज़र आ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में शुरू हो रहा है, 2, 5, 9, 10, यहाँ पीक करता है, इसके बाद फिर वापस नीचे चले जाता है। स्केच अ ग्राफ दैट शोज द शेप ऑफ द डाटा, तो उन्होंने बार चार्ट ड्रॉ करने को नहीं कहा, आंसर के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि बार्स आर ऑप्शनल, द कर्व इज़ ओनली रिक्वायर्ड। तो जो इसका सिमेट्रिकल कर्व है बस हमें वो शो करना है, इसका शेप का हमको अंदाज़ा हो जाए कि हमें बात समझ में आ गई है या नहीं। अब बस सिंपल सा एक स्केच बनाना है हमें, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, उसमें कम से ज़्यादा होते हुए दिखाना है। फिर इसको पीक पे जाना है, फिर पीक से नीचे लिखे उसी तरह उसी रेट से वापस आना है। थोड़ा सा इनएक्यूरेसी है इसके अंदर, अब चाहें तो इसको प्लॉट करके बना लें, फिर बार्स बना लें, 5 की बार बना दें, 6 की बार बना दें, 7 की बार बना दें, इस तरह से 8 की बार बना दें, फिर वापस 9 की बार बना दें, 9 की बार बन गई। बस ये रफली बना रहा हूँ मैं, 10 की बार आ गई, फिर 11 की बार आ गई। तो ये अब ये तो प्लॉट कर लें, रफली बना लें, या फिर सिर्फ इस को इस लाइन ग्राफ की शक्ल में दिखा दें, बार चार्ट ना भी बनाए तो भी आपका आंसर काबिल कबूल होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंड द मोड, मीडियन एंड मीन ऑफ एक्स। तो मोड नज़र आ रहे, 8 है, मोड 8 है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू 10 इसके अंदर मौजूद है। मीडियन भी हमारे लिए बहुत आसान है, कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब 7 वैल्यूज़ होती हैं तो 1, 2, 3 एक तरफ कर देंगे, 5, 6, 7 एक तरफ कर देंगे, तो जो चौथी वैल्यू होगी वो मीडियन होगी, और वो 8 ही है, तो मीडियन भी सेम एज मोड है। तो मीन निकाल लेते हैं, मीन क्या है, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 2। ठीक है, पहले इसको निकालते हैं, तो निकाल के मैं बताता हूँ। ठीक है जनाब, तो ये 336 आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज जो है मैंने कैलकुलेट किए वो 42 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे तो ये आंसर भी बड़े मज़े की बात है, 8 आ रहा है। तो मीन भी जो है वो है 8। इनका लिखेंगे, मीन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो आइए हम क्वेश्चन 13 का बी देखते हैं। द टू स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स 5 एंड 5 आर चेंज टू 21 एंड 31। इन्वेस्टिगेट द फैक्ट दैट दिस हैज़
ऑन द मोड, द मीन एंड द मीडियन एंड ऑन द शेप ऑफ द कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इन्होंने ख़त्म कर दिया। 5 की वैल्यू थी 2, फ्रीक्वेंसी थी 2, तो ये ख़त्म हो गई है, इसकी जगह 2 ऐड हो गई हैं। हम नया ग्राफ बना लेते हैं, नया टेबल बना लेते हैं। 6 5 7 जो है वो 9 दफ़ा है, 8 जो है वो 10 दफ़ा है, 9 जो है वो 9 दफ़ा है, 10 जो है वो 5 दफ़ा है, 11 जो है वो 2 दफ़ा है, 21 एक दफ़ा है, 31 एक दफ़ा है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें मीन मीडियन मोड पे क्या फ़र्क आया है। तो मोड पे तो कोई फ़र्क नहीं आया है, तो अभी भी ये है 8 जो है मोड इक्वल्स टू 8, एक्स इक्वल्स टू 8 पे ही आएगा वो। मोड इक्वल्स टू 8। ठीक है, और मीडियन पे क्या फ़र्क आया है। टोटल जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ है वो 42 है, तो जो मीडियन होगी वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की 21.5 वैल्यू के ऊपर होगी, मीडियन जो है। तो हम देख लेते हैं इसकी, अगर ऐसी बार बना के हम करें तो x जब 6 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और x, और जब x 7 है तो इसमें 9 ऐड हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 9 है। जब x 8 है तो ये हो जाएगा, इसमें क्या 10 ऐड हो जाएगा, 24। ठीक है, तो जो मीडियन है वो 8 है, क्योंकि 20 जो 21.5 वैल्यू है वो इसी क्लास के दरमियान में आ रही है, क्योंकि ये जो एक्स फिफ्थ है, एक्स इज इक्वल्स टू 8 है, उसमें 14 प्लस 10 आ रहा है ना, इसी के दरमियान में 21.5 वैल्यू भी आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो मीडियन इक्वल्स टू 8 है। अब मीन देख लेते हैं, मीन शायद चेंज हो जाए। मीन के लिए 6 × 5, एक मिनट ज़रा इसको छोटा कर लें ताकि एक ही लाइन में आ जाए। 6 × 5 है, और 7 × 9 है, 8 × 10 है, 9 × 9 है, प्लस 10 × 5 है, 11 × 2 है, 21 × 1, वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, इसको ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, प्लस 31। ठीक है, इसका क्या आंसर आते हैं मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट करके। ठीक है जी, तो इसका टोटल होता है 378। जब हम इसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि 42 ही है, इसे डिवाइड करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 5 था, 5 की 2 फ्रीक्वेंसीज थी, उसको हटाने पे हमें 2 अलग अलग उसकी 1 1 ऐड कर दें, तो ये 2 के बराबर ही हो गए, तो 42 ही रही फ्रीक्वेंसीज। तो 378 डिवाइड बाई 42 इज़ 9। जबकि हमारा जो ओरिजिनल डाटा था उसमें मीन आ रहा था 8, उसमें सब वैल्यूज इक्वल थी, मीन मीडियन मोड सब इक्वल्स टू 8 थे, लेकिन इसमें मीन चेंज हो गया है। तो अब एक तो मीन चेंज हो गया, अब दूसरा ये पूछ रहे हैं कि शेप ऑफ द ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ा। तो शेप ऑफ द ग्राफ पे फ़र्क पड़ा है कि वो मोर पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या होता है कि ग्राफ कुछ इस तरीके का हो गया, या थोड़ा सा बेहतर मैं बना देता हूँ, एक मिनट। ठीक है जी, पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब होता है कि जो लॉन्गर टेल है वो राइट साइड पे आएगी आपकी, यानी अगर मिसाल के तौर पर डेटा आपका ऐसा ही है, एग्जाम्पल के लिए, अब इतना ज़्यादा वो भी नहीं होता ये, कर्व थोड़ा सा होता है, मैंने कर्व सही नहीं बनाया यहाँ पे। तो जिसकी टेल अगर राइट साइड पे लॉन्ग है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर लेफ़्ट साइड पे लॉन्ग है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। या इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा जो बड़ी वैल्यूज़ हैं, मोस्ट अकॉरिंग नहीं, मोस्ट अकॉरिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली तो ये वैल्यू है, तो ये तो मोड यहाँ पे आ जाएगा, ये मोड है आपका, जो पीक आ रही है ना, अगर तो किसी तो पीक्स होती हैं वो मोड है आपकी। तो जो इसमें ज़्यादा करिंग वैल्यूज़ बड़ी वाली हैं उसमें जो टेल होती है वो, ये इसको टेल कह रहा हूँ मैं, राइट साइड तक लंबी जा रही है। अगर शुरू वाली वैल्यूज़ ज़्यादा करिंग हैं, शुरू वाली वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी वाली हैं,
तो ग्राफ कुछ यूँ बनेगा आपका। लेकिन हमें पता है इसमें शुरू में छोटी वैल्यूज़ हैं और मिक्स हैं, ये 6 7 8 9 10 11, एंड में 21 31। ठीक है, तो मज़ीद पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा ये ग्राफ ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या नाम है 2 हो गया है। उसको ज़रा क्लियर करके क्वेश्चन 13 का बी हो गया, क्वेश्चन 13 का सी देखते हैं। चलिए जी, तो हम अब देखते हैं पार्ट सी को। अब कह रहे हैं कि इफ़ इंस्टेड पार्ट बी में जो हुआ है वो सब ना हुआ होता, और टू लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स 11 and 11 are changed to -9 and b so that the mean of x decreases by 1. Find the values of b and investigate the effect this has on the mean, median and the shape of the mode, the median and the shape of the curve. इसमें इन्होंने कहा है कि जो 5 वाली वैल्यूज़ हैं, ये तो मैंने उसको वो कर दिया, कलर कर दिया अभी। तो ये वैसी की वैसे ही हैं, ये वाली वैल्यूज़ नहीं हैं। अब ये 11 वाली वैल्यूज़ भी इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। इसकी जगह कह रहे हैं -9 और बी ऐड कर दिए हैं इन्होंने। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि जो न्यू मीन है वो माइनस, उसमें से 1 माइनस कर दिया गया। जो ओरिजिनल मीन था पार्ट ए वाला, वो था 8। अब न्यू मीन क्या होगा? 8 - 1 7। ये है न्यू मीन 7। ठीक है, तो सम ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो तो 42 ही है, क्योंकि ये 2 रिमूव हुई हैं तो 2 ऐड हुई हैं अलग अलग। तो ओरिजिनल सम ऑफ एक्स क्या था? ओरिजिनल सम ऑफ एक्स इज ओरिजिनल मीन मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल टोटल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ओरिजिनल मीन था 8, टोटल फ्रीक्वेंसी थी 42, टोटल जो हो गया 336। तो अब न्यू सम ऑफ एक्स निकाल लेते हैं हम। तो न्यू, रस को इस तरफ लिखते हैं, न्यू सम ऑफ एक्स को भी ऐसे लिखना चाहिए। अब हमें मिस्टेक हो गई मेरे से, सम ऑफ एक्स को ऐसे लिखना चाहिए, सम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 336 थे ओरिजिनल सम ऑफ एक्स, क्योंकि हमने पुराने मीन को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके निकाला। उसमें से क्या माइनस हो गया? दो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं 11 और 11 की, 2 दफ़ा 11 था, हमने उसको निकाल दिया। ठीक है, और उसमें क्या ऐड किया है? नई वैल्यूज़ क्या हैं? ब्रैकेट में लिखेंगे -9 और +b। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसे कैसे ही नीचे आ जाएगा, 336 माइनस 22, ब्रैकेट खोल देंगे, -9 +b। तो न्यू सम ऑफ एक्स हो जाएगा 22 और 9 को उसमें से माइनस कर देंगे तो बचा 305 +b। ठीक है, तो जो नया मीन होगा, अब इससे हम नया मीन, तो हमें पता है ये नया मीन की मदद से हम इक्वेशन बनाते हैं नई मीन की, और उसमें मीन पता होगा तो हम बी मालूम कर लेंगे। तो न्यू मीन इज इक्वल्स टू न्यू सम ऑफ एक्स अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमें न्यू मीन भी पता है और सम ऑफ एक्स भी पता है और टोटल फ्रीक्वेंसी भी पता है, मतलब बस इसमें बी नहीं पता हमें। तो न्यू मीन है 7, हमने भी निकाला था। सम ऑफ एक्स जो हमने न्यू सम ऑफ एक्स निकाला है वो क्या निकाला है? 305 +b निकाला है, अपॉन टोटल नंबर फ्रीक्वेंसीज 42 है। तो इसको और एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लें, 42 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 42 × 7 इक्वल्स टू 305 +b, एंड देन 305 को भी उधर ले जाएं, b इक्वल्स टू 42 + 7, 42 × 7 किया था 294 आया था। 294 माइनस 305, तो b इक्वल्स टू -11।
तो वैल्यू ऑफ बी -11 आ गई हमारे पास। इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑन द मोड, द मीडियन एंड द शेप ऑफ द कर्व। तो अब नया थोड़ा टेबल बना लेते हैं, उससे फिर हम क्या फ़र्क आया उस पर बात कर सकेंगे। नया टेबल बनेगा हमारा -11 फ्रीक्वेंसी 1, -9 फ्रीक्वेंसी 1, 5 फ्रीक्वेंसी 2, 6 फ्रीक्वेंसी 5, 7 फ्रीक्वेंसी 9, 8 फ्रीक्वेंसी 10, 9 फ्रीक्वेंसी 9 और 10 फ्रीक्वेंसी 5। ये हमारा नया टेबल बन गया। ठीक है, अब जो x इक्वल्स टू 11 था वो तो रिमूव कर दिया, और x इक्वल्स टू 9 -9 ऐड कर दिया, और -11 हमने b को कैलकुलेट करके डाला। अब मोड अभी भी 8 है, मोड इक्वल्स टू 8 ही रहेगा, और मीडियन जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो 42 है, तो स्टिल 21.5 वैल्यू जो होगी मीडियन होगी, जाहिर है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी का आधा होगा। तो अगर हम निकालें दोबारा से, -11 के ऊपर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 1 है, -9 के ऊपर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, +5x के ऊपर जो है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 का इजाफा होगा, 4 हो जाएगा, +6 इक्वल टू 6 पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में 5 का इजाफा होगा, 9 हो जाएगा, +7 में जो है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में 9 का इजाफा होगा, वो होगा 18, और x इक्वल्स टू जो 8 है उसमें अगर 10 का इजाफा होगा तो हो जाएगा 28। तो फिर से 21.5 वैल्यू जो है वो इसी में फॉल कर रही है, क्योंकि 18 में 10 प्लस किया था, 21.5 वैल्यू बीच में कहीं है इसके 18 + 10 में। तो मीडियन हैज़ नो चेंज एज वेल, मीडियन रिमेन्स द सेम, मीडियन इक्वल्स टू 8। इफेक्ट ऑन द शेप ऑफ द कर्व, इसमें उन्होंने मीन का नहीं पूछा, क्योंकि मीन का बता दिया हमें कि मीन 7 था, ओरिजिनल -1 था। तो इफेक्ट ऑन द शेप ऑफ द कर्व, मीन जो है वो भी लिख देते हैं, मीन जो है वो 7 है। ठीक है, अब चूँकि मीन 7 है और जो ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी इस तरह से हो गई है कि जो बड़ी वैल्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव तो हैं, लेकिन उनकी वजह से मीन पुल हो गया इस तरफ, जो लेफ़्ट साइड है उसकी तरफ पुल हो गया मीन, जो है इन दो की वजह से। ठीक है, तो डाटा अब हमारा लेफ्टवर्ड स्क्यू हो जाएगा, यानी नेगेटिवली स्क्यू हो जाएगा। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, टेल लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी, टेल लेफ़्ट साइड पे उसकी आ जाएगी। ज़रा मैं चेक भी कर लूँ इसको, हाँ लॉन्गर टेल ऑफ द लेफ़्ट आ गई, क्योंकि ये माइनस में तो है लेकिन बड़ी वैल्यूज उस साइड पे आ गई हैं तो ये 10 और उससे बड़ी ना, तो ग्राफ की जो टेल होगी वो लेफ़्ट साइड पे बड़ी होगी। और थोड़ा सा अभी भी एक्यूरेट नहीं बने, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ में टेल लेफ़्ट साइड पे लंबी होती है, ये टेल लेफ़्ट साइड पे लंबी है। ठीक है, इसको क्लियर करके क्वेश्चन 14 करते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन 15। जल्दी जल्दी ये दो क्वेश्चन जो हैं ये आसान है, इनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, तो अभी हमें क्या कह रहे हैं कि अ हिस्टोग्राम इज़ ड्रॉन टू इलस्ट्रेट अ सेट ऑफ कंटिन्यूस डाटा हुज मीन एंड मीडियन आर इक्वल, मेक स्केचेस of the different types of curve that would be drawn to represent the shape of the histogram। वो कह रहे हैं कि मीन और मीडियन इक्वल हैं किसी भी कंटिन्यूस डाटा के, हिस्टोग्राम बना हुआ है तो उसमें ऐसा आप स्केच बनाएं जिसमें उनका मीन और मीडियन इक्वल हो। तो ये बात समझ लें कि जब भी मीन मीडियन इक्वल होंगे, चाहे हो सकता है मोड इक्वल हो उसमें, हो सकता है ना हो मोड इक्वल, मोड भी उन तीनों दोनों के इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मीन मीडियन हमेशा जब सेम होंगे तो कर्व जो बनेगा वो बनेगा सिमेट्रिक कर्व। सिमेट्रिक कर्व यानी दोनों तरफ
बीच में से अगर आधा कर रहे हैं तो दोनों तरफ सेम चीज़ बनेगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये यू है, ये वाला कर्व है बेल कर्व, तो ये एक टाइप ऑफ एग्जांपल है। इन्होंने एग्जांपल्स मांगी ना, बहुत सारे कर्व बन सकते हैं। अब इसको बीच में से आधा कर दें तो दोनों तरफ सेम ही बनेगा। एक पेपर पे आप ये ड्रॉ करें और उसको बीच में से आधा कर दें तो दोनों तरफ एक ही चीज़ बनेगी। इसमें अलबत्ता मोड दो हैं, हाईएस्ट वैल्यूज जो हैं वो दो हैं। तो एक ये हो सकता है, जो भी ग्राफ जो दोनों तरफ इक्वली तकसीम हो सकता है ना, वो आपका सिमेट्रिक ग्राफ कहलाता है, और वही ड्रॉ होगा इस क्वेश्चन 14 की केस की एग्जांपल्स में। अब जैसे ये ग्राफ है, ये सही नहीं बना, अभी भी सही नहीं बना। बीच में से आधा करें दोनों तरफ इक्वल बनेगा, इसमें मोड एक है, मोड भी इक्वल है इस वाले में तो। ठीक है, और अब थोड़ा सा आप यूँ ले लें, थोड़ी सी वैल्यू यूँ आ रही है, या थोड़ी सी वैल्यू इसका अपोजिट कर लें, यूँ आ रही है। ये भी दोनों तरफ बीच में से तकसीम हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है। या थोड़ा सा अलग ले लें, यूँ करके ले लें, एम बन जाए। और या तो एक स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है जो कि दोनों तरफ इक्वल हो सकती है, ज़ाहिर है, तो उसमें सबसे आसान है। तो ये कोई भी सिमेट्रिक कर्व जो दोनों तरफ बराबर से तकसीम हो सकता है, दोनों तरफ एक ही चीज़ होगी, अगर उनको बीच में से आधा कर दिया जाए तो वो मीन और मीडियन उनमें इक्वल होता है। और कभी मीन मीडियन इक्वल हो तो ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं, ये उन सब की चंद एग्जांपल्स हमने आपको दे दिए। ठीक है, अब इसको ज़रा साफ़ करके हम क्वेश्चन 15 शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन 14 करने के बाद दिल तो चाह रहा है कि क्वेश्चन 15 ए ना किया जाए, मतलब आप लोग खुद करें, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहे हैं कि ये बायोलॉजी एग्जामिनेशन के परसेंटेज मार्क्स इन्होंने शो किए हुए टेबल के अंदर। विदाउट ड्राइंग एन एक्यूरेट हिस्टोग्राम डिस्क्राइब द शेप ऑफ द सेट ऑफ मार्क्स, व्हाट डज द शेप सजेस्ट अबाउट द वैल्यूज ऑफ द मीन, द मीडियन एंड द मोड। ठीक है, तो इसमें तो हमारे सामने हमें पता चल रहा है, हमने अभी पढ़ा है कि अगर ग्राफ में एक तरफ एक तरह की वैल्यूज़ हैं 5, 10, 20, बीच में एक टॉप फिगर आ रही है, पीक फिगर आ रही है, और फिर वापस से नीचे जा रहा है 20, 10 और 5। तो ये किस तरह का ग्राफ बन रहा है? ये इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है। तो ये किस तरह का ग्राफ कहलाएगा? सिमेट्रिक। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक ग्राफ, सिमेट्रिक कर्व लिख दें। शेप जो है सिमेट्रिक कर्व, it suggests that mean equals to median, और इसमें तो मोड भी इक्वल है, एक ही मोड है ना। अगर पीक दो होती, यानी ये वाला कर्व होता तो मोड दो होते, लेकिन मोड भी एक ही है और वो ये पीक है, तो मीन मीडियन मोड इक्वल है। तो 15 का ए ऐसे हो गया। और 15 के बी में क्या पूछ रहे हैं? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इन अदर टू सब्जेक्ट्स। में थोड़ी सी ट्रिक है कि बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन थे ये उल्टे थे, और इसमें अलग साइड में करके दिए हुए इन्होंने। तो बेसिकली अगर मीन जो है ना, इसमें इन्होंने उल्टा किया हुआ, जैसे बुक में जो एग्जाम्पल थी उसमें ये किया हुआ था, मोड इज़ लेस देन मीडियन इज लेस देन मीन, वो तो वो यही चीज़ है। और जो दूसरा था उसमें क्या था? मीन इज़ लेस देन मीडियन इज़ लेस देन मोड, यानी मोड बड़ा है। वो ये वाला ग्राफ था, बस इन्होंने इसके साइंस उल्टे कर दिया और एक ही बात है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जिसमें मोड सबसे बड़ा, जिसमें मीडियन सबसे बड़ा होता है, मीडियन जिसमें मीन सबसे बड़ा होता है, सॉरी मीन में, मीन और मोड मीडियन में बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। मीन में जिसमें सबसे बड़ा होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, और जो जिसमें मोड सबसे बड़ा होता है वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है, यानी मीन छोटा होता है उसमें, मीन नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि स्केच अ कर्व टू शो दैट। तो पहले केमिस्ट्री में मोड बड़ा है मीन छोटा है, तो नेगेटिवली स्क्यूड का क्या मतलब हुआ?
नेगेटिवली स्क्यूड का क्या मतलब हुआ, क्या कर्व की टेल राइट साइड पे लॉन्ग होगी कि लेफ़्ट साइड पे लॉन्ग होगी? जिस साइड पे अगर नेगेटिवली है लेफ़्ट साइड पे लॉन्ग होगी और यूँ जाएगा डाटा। और अगर फिज़िक्स का जो कर्व बनेगा, मार्क्स इन फिज़िक्स का जो कर्व बनेगा वो यूँ बनेगा, ओके पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो ये थोड़ा सा मैं पीक को थोड़ा गलत बना रहा हूँ, यहाँ कर्व ही होगा ये डाटा ना जाके, यूँ जाके यूँ कर्व होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन शो करा दी। नीचे आप लिख देंगे कि केमिस्ट्री नेगेटिवली स्क्यूड और फिज़िक्स पॉजिटिवली स्क्यूड, और आगे ब्रैकेट में लिख दें या ना लिखें तो याद रखने के लिए कि नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब होता है लॉन्गर टेल एट द लेफ्ट और पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब होता है लॉन्गर टेल एट द राइट। ठीक है जनाब, तो इस तरह से हमारी कई सारी वीडियोस के बाद एक्सरसाइज 2E ख़त्म हुई। आप लोग ये वीडियोस देख के इसको कंप्लीट कीजिए और जो इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज आने वाली है उसको भी कंप्लीट करके सबमिट करवाइए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।